कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारा कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी चाल क्या होती है, यानी कि स्पीड क्या रहती है, उसकी वेलोसिटी यानी कि उसका वेग क्या होता है, उसका औसत वेग क्या होता है, उसकी जो औसत चाल है वो क्या होती है। हमारा कोई पार्टिकल है वो किसी एक्सेलरेशन के साथ आगे की ओर जा रहा है, यानी कि उसका त्वरण क्या होता है। इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, ताकि इस टॉपिक को हम बड़े ही अच्छे से समझ पाएँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी है वो होता क्या है। तो स्पीड और वेलोसिटी को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है। डिस्टेंस यानी कि हमारी दूरी क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारा विस्थापन है वो क्या होता है। अगर दूरी और विस्थापन के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको पिछली वीडियो है वो देखनी चाहिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखो, चाल और दूरी के अंदर एक रिलेशन होता है, इसी प्रकार से वेलोसिटी यानी कि हमारा वेग और विस्थापन के अंदर रिलेशन होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दूरी और विस्थापन के बारे में डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखो, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, उसको बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है। ये हमारा बिंदु ए है और बिंदु बी है। ए से बी तक जाना है तो हम किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो मस्ती में घूमते हुए जाना चाहता है बी तक, इस तरह से मस्ती में घूमते हुए जा रहा है। ठीक है, इस तरह से मस्ती में घूमते हुए ये बी तक जा रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो ये पाथ फॉलो किया गया है, तो इसकी जो टोटल लेंथ आती है, पाथ की जो टोटल लेंथ है वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस यानी कि दूरी। जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक जाने के लिए जो मिनिमम पाथ कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारा विस्थापन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दूरी और विस्थापन है, उन दोनों के अंदर ये रिलेशन रहता है। ठीक है, दूरी है वो हमेशा कैसे क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। विस्थापन है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। विस्थापन हमारा एक सदिश राशि था, हमने देखा था, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी था। दूरी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक अदिश राशि थी। ठीक है, इतना हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अभी हम देखते हैं कि स्पीड में और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। इसके अलावा हमारी वेलोसिटी और हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या रिलेशन। चलिए उसको भी देखा जाए। तो दोस्तों, जो डिस्टेंस है उसको हमने डिनोट किया था। तो दोस्तों, हमारी जो स्पीड यानी कि चाल है वो होती क्या है? चाल होती है समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन है, यानी कि डिस्टेंस में परिवर्तन है। चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। इसी प्रकार से हमारा जो वेग यानी कि वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है? विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हमारा चाल और दूरी में है। दूरी हमारी एक क्या थी? अदिश राशि थी। ये हमारी एक अदिश राशि थी। तो इसी प्रकार से हमारी जो चाल है यानी कि स्पीड है वो भी एक अदिश राशि आएगी। विस्थापन हमारा एक सदिश राशि था, तो इसी प्रकार हमारी जो वेलोसिटी है वो भी एक सदिश राशि आएगी। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे क्या करते थे? हमने देखा था कि इसको एक्स से, एस से, किसी से भी आप डिनोट कर दीजिए, आर से। ठीक है, अदिश राशि है तो इसको किसी भी तरह से डिनोट किया जा सकता है। जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट था उसको हम किस तरह से डिनोट कर रहे थे? उसको हम डिनोट कर रहे थे जैसे एक्स वेक्टर है, आपका एस वेक्टर है, आपका आर वेक्टर है, इनसे डिनोट कर रहे थे। ठीक है, तो आपकी जो चाल है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आपका यू से डिनोट कर दीजिएगा। आपकी वेलोसिटी उसको आप किससे डिनोट करेंगे? वी, और ऊपर वेक्टर के मार्क के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है ना? तो ओवरऑल आपकी जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी? यू इक्वल्स टू आपकी डिस्टेंस, मान लीजिए एक्स अपॉन टी, आपकी स्पीड आ गई। और आपका वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी को आप डिनोट करोगे वी वेक्टर इक्वल्स टू आपका एस वेक्टर अपॉन टी।
ठीक है ना जी। अभी दूरी और विस्थापन है, उसमें तो आपको पता चल गया है फर्क क्या होता है। अभी अपना स्पीड और चाल में भी फर्क पता चल गया होगा। चाल है वो अपना किसके बराबर आ गया, दूरी बटा समय के बराबर, जबकि वेग है वो किसके बराबर हो गया, अपना विस्थापन बटा समय के बराबर। तो देखो जी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर के अंदर आता है, और समय को अपने सेकंड में लेते हैं। तो अपना जो स्पीड है, स्पीड का मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से हमारी जो वेलोसिटी है उसके मात्रक क्या रहेंगे। तो वेलोसिटी में भी देखो, अपना जो विस्थापन है उसका मात्रक हमने देखा था मीटर है, और समय का तो सेकंड ही होता है। तो इसका अपना जो वेलोसिटी है उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। बात करें इसकी विमा की, यानी कि इसकी डायमेंशन की बात करें, क्या हो जाएगा विमा इसकी। देखो हमें पता है MLT। तो देखो द्रव्यमान तो देखना नहीं है अपने को, है ही नहीं, कहाँ से देखें। तो मास है वो तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर मीटर है उसके लिए एक आ जाएगा, सेकंड है वो ऊपर जाएगा -1 ही तो बनेगा। आप इसको ये तो लिखोगे मीटर समय, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ये लिखेंगे ना तो ये T-1 हो जाएगा। हो गया ना। तो इसकी विमा कितनी आ गई ओवरऑल, L T-1। इसी प्रकार से आपकी वेलोसिटी है उसकी विमा कितनी आ जाएगी, L T-1। ठीक है जी। और जी वेग और चाल है उसको और डिटेल में समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। चलते हैं हमारी गड्डी की ओर। ये जी हमारी गड्डी, जो कि मान लो किसी समय x=0 पर मूल बिंदु O पर स्थित है जी। हमने मान लिया कि मान लो किसी समय t=, यहाँ पर तो देखो t=0 है क्योंकि स्टार्ट यहीं से कर रही है। मान लो 10 सेकंड के बाद हमारी गड्डी यहाँ पर पहुंच जाती है जी, इस जगह पे। 10 अगले 10 सेकंड के अंदर गड्डी पहुंच जाती है यहाँ पर, अगले 10 सेकंड में गड्डी पहुंच जाती है यहाँ पे, और अगले 10 सेकंड में पहुंच जाती है जी यहाँ। तो यहाँ पर समय अंतराल कितना है, समय अंतराल हर केस के अंदर आ रहा है जी 10 सेकंड। यहाँ पे भी 10 सेकंड है और यहाँ पे भी 10 सेकंड है। ठीक है जी। दूरी कितनी है, दोनों केस के अंदर 10-10 मिनट ही है ना डिफरेंस इनका। तो यहाँ पे समय अंतराल कितना है, समान, समान समय अंतराल। और यहाँ पे क्या है, समान दूरी। तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो समान समय अंतराल के अंदर समान दूरी तय करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक समान चाल। तो हमारी एक समान चाल की परिभाषा क्या लिखोगे जी, एक समान चाल वो किसके बराबर हो जाएगी, समान समय अंतराल में समान दूरी। तो ये समान दूरी हो जाएगी बटे समान समय अंतराल। तो इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं जी। मान लो इस समय अंतराल के अंदर मान लो इसकी वेलोसिटी है वो v1 है। ठीक है। कितनी दूरी तय की, 10 मीटर की दूरी तय की, और समय कितना लगा, 10 सेकंड। तो हमारी जो वेग या चाल है वो किसके बराबर आ जाएगी, हमारी चाल आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड की। ठीक है। इस समय अंतराल के लिए भी देखोगे तो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड की। इसके लिए देखोगे तो वो भी 1 मीटर पर सेकंड के लिए। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हर एक पॉइंट के ऊपर जो हमारा पार्टिकल है उसकी चाल है वो समान रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एक समान वेग है वो क्या होगा, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या हमारी गाड़ी या वस्तु जो भी है वो समान समय अंतराल के अंदर समान विस्थापन तय करे, समान विस्थापन तय करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान वेग। तो यहाँ दूरी की जगह आप क्या कर दोगे, इसको कर दोगे विस्थापन।
समझ में आ गया जी। तो ये अपना एक समान चाल की जगह क्या बन जाएगा, एक समान वेग। ठीक है जी। अब बात करते हैं असमान वेग और असमान चाल के बारे में। तो मान लो जी ये हमारी दूसरी गड्डी है। तो ये सेम वही चीज है कि भाई कितना, यहाँ 10 मीटर है, 20 मीटर है, ये सेम है जी। पर समय अंतराल चेंज है। शुरुआत की इसने 10 मीटर कितनी दूरी टाइम में निकाल दी है, मान लो 10 सेकंड में। बाद वाले 10 मीटर है उसने 5 सेकंड में निकाल दिए। उसके बाद वाला जो है ये 30 मीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है कितनी, मान लो 2 सेकंड में निकाल दिए जी। इसके बाद वाला फिर से 10 सेकंड लगा दिया। उसके बाद वाला मान लो 20 सेकंड लगा दिए। तो इस वाला जो टाइम पीरियड है, जो पहले वाला जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1, या इसकी चाल क्या हो जाएगी, v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, अपना दूरी बटा समय। दूरी कितना है 10 मीटर, समय कितना है 10 सेकंड, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। इस वाले के लिए देखोगे तो इस वाले जो अंतराल है उसके लिए कितना रहेगा, v2 इक्वल्स टू दूरी कितना है, दूरी 10 मीटर ही तो है, और समय कितना लग रहा है 5 सेकंड। तो कितना आ जाएगा v2, v2 आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखोगे इस वाले के समय अंतराल के लिए, तो इसमें मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v3 है, वो किसके बराबर आ जाएगी, दूरी कितनी है 10 मीटर, समय कितना है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है कितना, सिर्फ 2 सेकंड ही तो ले रहा है। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर, क्या कर दिया 5, है ना, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ के लिए और देख लो जी, मान लो ये v5 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, समय कितना लगा रहा है 10 सेकंड, या सॉरी 20 सेकंड लगा रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 20 सेकंड लगा रहा है, तो ये 20 हो गया, दूरी है अपना 10 मीटर, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड। बहुत ही स्लो चल रहा है ये तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अलग अलग समय अंतरालों के अंदर अलग अलग वेग है। यानी कि इस समय अंतराल के अंदर इसका वेग है वो v1 है, इस समय अंतराल के अंदर इसका वेग v2 अलग है, इसमें v3 अलग है। तो हमारी जो असमान चाल क्या हो जाएगी, असमान चाल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, समान चाल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समान समय अंतराल, या फिर आप कुछ भी तरीके से लिख दो, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, मैं लिख के बता ही देता हूँ आपको, देखते रहो आप तो, ये थोड़ी जगह बन गई। देखो जी पहले समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, असमान मान दूरी तय करें, कुछ ही लिख दो जी। ओवरऑल रहता क्या है जी कि इसमें जो भी हमारा पार्टिकल है वो ए से बी तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो इसके जो टोटल जो भी ये पाथ फॉलो कर रहा है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो हर एक समय पे अलग अलग होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान चाल। तो अगर बात करें दूरी की तो वो चाल आ जाएगी, अगर हम बात करें विस्थापन की तो हमारी यहाँ वेग आ जाएगा और यहाँ विस्थापन आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से लीजिएगा, समझने के लिए यूट्यूब पे आइएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा औसत चाल और हमारा जो औसत वेग है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि औसत चाल है वो क्या होती है। औसत चाल क्या होती है, इसके बराबर होगी, देखो
पिंड द्वारा जो टोटल जो तय की गई दूरी, टोटल क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो मान लो जी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसने टोटल कितनी दूरी तय की, टोटल है 50 मीटर की दूरी तय की, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का टोटल समय कितना लगा उसको टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको अपने जनरल लेते हैं, जनरल लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। तो चलिए जनरल फॉर्म में इसको करते हैं। तो व्यापक रूप में देख लेते हैं क्या होता है कि मान लो हमारी जो कार है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में मान लीजिए S1 डिस्टेंस, ये S2, S3, ये मान लीजिए S4, और समय कितना लगता है, ये वाले में T1 और इस वाले में T2, वाले में T3 और इस वाले में T4, ठीक है। तो औसत चाल है वो किसके बराबर होगी, पहले तो इसको दिखाते कैसे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं V एवरेज से। U से दिखाते हो ना उस चाल को, तो U एवरेज कर दो। औसत चाल वो किसके बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये टोटल दूरी हो गई। बट टोटल समय कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये आपका क्या हो गया, औसत चाल। डेफिनेशन क्या लिखोगे, किसी दिए गए समय अंतराल में पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है, ठीक है। अब भाई न्यूमेरिकल के अंदर इतने आसान तो क्वेश्चन आएंगे नहीं कि सीधे आपको दूरी दे दी और समय दे दिया, तो वो तो भैया घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे। घुमा फिरा के पूछेंगे तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको फिर क्वेश्चन में क्या है कि किसी क्वेश्चन में क्या है, ये समय अंतराल नहीं दिया होगा, किसी क्वेश्चन में मान लो ये समय अंतराल ना देकर आपको क्वेश्चन में कह देगा कि भाई इतनी दूरी है, S1 दूरी है वो किसी वेग v1 से तय कर रहा है, S2 दूरी है वो v2 वेग से, S3 है वो v3 से, और S4 है वो v4 वेग से तय कर रहा है। तो कण की औसत चाल कैलकुलेट करो, इस तरह से करोगे। तो देखो अपने पास में फॉर्मूला तो होगा यही, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अपने जानते हैं वेग है वो किसके बराबर होता है, दूरी बटा समय के। तो मान लेते हैं जी यहाँ पर समय लग रहा है, अपनी ओर से मानना है इसको T1, इसमें T2, इसमें T3 और ये T4। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करोगे कि देखो यहाँ पर मान लो एक बार वेग v1 इक्वल्स टू दूरी कितना है S1 और समय लग रहा है T1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, S1 बाई v1। तो इसी प्रकार से T2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, S2 बाई v2 के। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू है जब हम इसमें निकाल के रखेंगे तो हम इसको बड़े आराम से इस प्रॉब्लम को देख लेंगे भाई। ये S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 बाई नीचे क्या आ जाएगा, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। हो सकता है आपको अनंत दे रखे हो तो आप अनंत के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो इसी फॉर्मूले से। यानी कोई गाड़ी है वो चलने के बाद बंद ही नहीं हो रही है, चलती जा रही है। इसके बाद और किस तरह के क्वेश्चन दे सकता है आपको, भाई किसी क्वेश्चन के अंदर दूरी ना दे रखी हो, सिर्फ समय दे रखा हो, तब क्या करोगे। मान लो जी ये कोई इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि कोई भी कण है जिसने शुरुआत के 10 सेकंड तक तो इतने वेग से गति की, उसके बाद के जो इतने सेकंड तक इतने वेग से गति की, उसके बाद के इतने मिनट तक इतने वेग से, और उसके बाद के इतने मिनट तक इतने वेग से गति की। तो कण की औसत चाल ज्ञात करो। हमारे पास दूरी है उसका अता पता ही नहीं है। जब दूरी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर भी यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूरी है वो किसके बराबर आ जाएगी, अपना वेग और समय के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो ये मान लो S1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मानते हैं भैया अपने S1 वो किसके बराबर आ जाएगा, बराबर
ये बराबर आ जाएगा अपना v1 t1 के बराबर। इसी प्रकार से h2 किसके बराबर आ जाएगा, v2 t2 के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे उस क्वेश्चन में, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, जी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको, v2 t2, v3 t3 और v4 t4। ठीक है, ये तो हो गया अपना औसत चाल के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपनी औसत वेग के बारे में। तो देखो औसत वेग है वो क्या होता है, तो हमारा जो औसत वेग है वो क्या होता है, औसत वेग, औसत वेग को भी आप कैसे डिनोट करोगे, कुल विस्थापन जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको डिनोट कैसे करोगे, वी एवरेज से। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तात्क्षणिक चाल, या जब बात करते हैं कि हमारी तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग है वो क्या होता है। इसको पहले तो बोलते क्या है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस। अगर वेग की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगा, और अगर चाल की बात करें तो यहाँ स्पीड लिख देंगे। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। डेफिनेशन क्या है या होता क्या है, मान लो जी हमारा कोई भी पार्टिकल है वो ए से बी तक जा रहा है, तो इस गति के दौरान यहाँ से यहाँ तक जाने वाली ये जो गति है, इस गति के दौरान किसी भी पॉइंट के ऊपर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यानी कि उसका वेग या भी उसकी स्पीड या चाल है जो, वो क्या कहलाएगी, दार्शनिक वेग या चाल। तो मान लो ए से बी तक जा रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लो ये पी पॉइंट के ऊपर, इसका अगर अपने को वेग कैलकुलेट करना है तो वो किससे आएगा, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, अगर हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, यानी कि विस्थापन और समय के अंदर देख रहे हो, तो वहां तात्क्षणिक वेग आएगा। अगर हम दूरी और समय के लिए देखेंगे तो वहां तात्क्षणिक चाल आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं। इसको फॉर्मुलेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो v इंस्टेंटेनियस, ये आपकी क्या है, तात्क्षणिक चाल, क्योंकि मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा, दूरी बटा समय के, दूरी बटा समय के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ प्रकाशनी के लिए तो यहाँ पर एक जो समय अंतराल है कितना होगा, डेल्टा टी समय अंतराल, क्योंकि बहुत ही कम समय अंतराल के अंदर ये कितनी दूरी तय कर रहा है, ये डेल्टा एक्स दूरी, डेल्टा एक्स दूरी तय कर रहा है बहुत ही कम समय। तो वो अपनी, यानी कि किसी क्षण के ऊपर तो कैलकुलेट करनी। मान लो आपको पूछा जाए कि एक सेकंड के अंदर या तुरंत के अंदर भी कितनी वेलोसिटी है या कितनी चाल है, वो तात्क्षणिक किसी क्षण के ऊपर अपने देख रहे हैं, तो उस क्षण के अंदर कितने अपना डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, बहुत ही कम होगी। इसलिए इसको हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की फॉर्म लिखते हैं। वो डेल्टा टी भी अपना क्या होगा, डेल्टा टी भी लगभग जीरो के बराबर होगा, लिमिट डेल्टा टी डेश टू जीरो। ठीक है, तो मैं अच्छे से फॉर्मूला ये दोबारा लिख देता हूँ ताकि किसी को समझने में दिक्कत ना आए। तो अपना दार्शनिक जो चाल है वो किसके बराबर हो, बराबर आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी डेश टू जीरो इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब बात करते हैं दार्शनिक वेग क्या होता है। दार्शनिक वेग के अंदर हम बात करते हैं विस्थापन के बारे में और समय के बारे में। तो वी इंस्टेंटेनियस वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब हमारा विस्थापन है, विस्थापन के लिए तो वेक्टर लगा के लिखेंगे अपॉन टी, ये आपका दार्शनिक वेग आ गया, ये आपका चाल आ गई।
अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, तो डाउट तो वो तो मैं कहता हूँ आपने सारी वीडियो देख ली तो डाउट तो आपको रहना ही नहीं है इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो कोई मिस नहीं कीजिएगा, सारी देखनी है और पूरी देखनी है। थोड़े से और इन दोनों के अंदर क्या है इम्पोर्टेंट जो भी डिफरेंस है वो और हम देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ से एक सारांश है वो अपने पास में क्या निकल कर आता है। तो देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में। हमने क्या देखा था कि जो दूरी है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव रहती है और विस्थापन है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी दूरी से ही क्या निकल कर आ रहा है, स्पीड निकल के आ रही है, और विस्थापन से क्या निकल कर आ रहा है, हमारा वेलोसिटी। तो उसके आधार पर हम क्या कहेंगे कि हमारी जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि हमारी वेलोसिटी है वो केस बाय केस है, हम देखेंगे काफ़ी सारे एग्जांपल, तो हम पाएंगे कि कहीं किसी जगह पर हमारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आ रही है, किसी समय हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव आ रही है, और किसी समय हमारी वेलोसिटी है वो जीरो है। वो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों तरह की होगी। ठीक है, बात करें एक समान चाल के बारे में, तो एक समान चाल के समय क्या होगा कि हमारा जो भी कोई पार्टिकल होगा उसका परिमाण है वो समान रहेगा, वेग का परिमाण यानी कि किसी भी समान समय अंतराल के अंदर या किसी भी समय अंतराल के अंदर आप देखोगे तो सब जगह के ऊपर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एक समान वेग है उसमें क्या रहेगा, एक समान वेग की कंडीशन के अंदर हमारा पार्टिकल है वो किसी भी जगह से, मान लीजिए ए से बी तक जा रहा है, तो सभी पॉइंट के ऊपर उसके वेग का परिमाण और दिशा वेग का परिमाण और दिशा दोनों समान रहेगी। ठीक है, चेंज नहीं रहेगी, यानी कि नियत रहती है। ठीक है, असमान चाल की कंडीशन में क्या हो जाएगा, असमान चाल की कंडीशन के अंदर वेग का यानी कि वेग का परिमाण वो समय के साथ बदल रहा है, यानी कि चाल है वो समय के साथ बदल रही है। यहाँ पर भी चाल लिख लीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखा है। चाल का परिमाण बदलता है। ठीक है, यहाँ पर असमान वेग की बात करें, असमान वेग के अंदर क्या था कि कोई भी पिंड या पार्टिकल है उसकी वेग और परिमाण दोनों चेंज हो रही है, वेग का परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित होती है। तो क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिएगा कि चाल के अंदर दिशा तो होती नहीं है, इसलिए देखो एक समान चाल में तो क्या परिमाण समान रहता है, एक समान चाल होगी, परिमाण बदल जाता है, असमान चाल होगी। वेग में क्या है कि परिमाण और दिशा समान रहती है, एक समान वेग है, परिमाण दिशा दोनों बदल रही है तो अपना असमान वेग हो गया। औसत चाल और औसत वेग के अंदर क्या होगा, पहला तो देखो अपनों ने यहाँ एक रिलेशन पढ़ा है कि दूरी है वो हमेशा ज्यादा या बराबर रहेगी विस्थापन से, कभी भी कम नहीं रहेगी। ठीक है, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा जो ये औसत चाल है, औसत चाल वो हमेशा ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा औसत वेग से, कम नहीं होगा। ठीक है, ये मोटा मोटी कुछ डिफरेंस है वो हमने देख लिया। अब बाकी जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वन बाय वन उनको भी हम